नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। दोस्तों, आज की इस कक्षा के माध्यम से अपन रीट मेंस एग्जाम के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चनों को मैं आपको वाक्य सहित बताऊंगा ताकि जो भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे वो भी आपके साथ के साथ कवर हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, कौन सा एक कारक ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। चार यहाँ पर अलग अलग कारक दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक कारक है जो ध्वनि की चाल को प्रभावित नहीं करता है। पहला ऑप्शन है ताप, दूसरा ऑप्शन है दाब, तीसरा ऑप्शन है घनत्व, चौथा ऑप्शन है आर्द्रता। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दाब। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप सभी ने ये टॉपिक पढ़ा होगा, तब आपने अध्ययन किया होगा कि ध्वनि की चाल को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहला कारक है ताप। ताप ध्वनि की चाल को प्रभावित करता है। किस प्रकार से करता है? तो अपने पास जो ध्वनि की चाल होती है Vs, ये ताप की 1/2 घात के समानुपाती होती है। यदि किसी गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड अपन ताप बढ़ाते हैं तो उसमें ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगी। दूसरा जो कारक है वो है दोस्तों घनत्व। तो घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल घटेगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि हल्की गैस में ध्वनि की चाल भारी गैस में ध्वनि की चाल से अधिक होती है, तो घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल घटेगी। तीसरा कारक है आर्द्रता। तो जो आर्द्र स्थान होगा वहां पर शुष्क स्थान की अपेक्षा ध्वनि की चाल अधिक होगी। इसका एग्जाम्पल है कि समान ताप पर वर्षा ऋतु में रेल के इंजन की सीटी ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक दूरी तक सुनाई देती है। अगले कारक की बात करें तो चौथा कारक हो जाता है वायु की गति। ये किस प्रकार से ध्वनि की चाल को प्रभावित करेगी? तो वायु की दिशा में जो ध्वनि की चाल है वो बढ़ जाएगी। ये चार कारक हो जाते हैं जो ध्वनि की चाल को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा अभी अपने इस प्रश्न को हल किया है, इसमें देखा है कि दाब ध्वनि की चाल को प्रभावित नहीं करता है। इसके अलावा जो आवृत्ति होती है और तरंगदैर्घ्य होता है ये भी ध्वनि की चाल को प्रभावित नहीं करता है। तो दाब, आवर्ती तथा तरंगदैर्घ्य ये तीनों जो कारक हैं ये ध्वनि की चाल को प्रभावित नहीं करते हैं। इसके अलावा ताप, घनत्व, आर्द्रता तथा वायु की गति ये सभी कारक ध्वनि की चाल को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से आपका ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, ध्वनि की प्रबलता रिक्त स्थान है में मापी जाती है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको पता है ध्वनि की प्रबलता को किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन इस प्रकार से हैं कि गलती होने की संभावना है, तो ध्यान पूर्वक आपको सही उत्तर का सिलेक्शन करना है। तो डेसिबल में ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मनुष्य द्वारा सर्वे ध्वनि तरंगों की आवृत्ति प्राप्त होती है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 20 हर्ज से कम, दूसरा ऑप्शन है 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज, तीसरा ऑप्शन है 20 किलो हर्ज से अधिक, चौथा ऑप्शन है 20 किलो हर्ज से 20 मेगा हर्ज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 हर्ज से लेकर 20 किलो हर्ज यानी कि 20,000 हर्ज तक की जो आवृत्ति प्राप्त होती है ध्वनि तरंगों की, इनको मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है तथा इस आवृत्ति प्राप्त वाली ध्वनि तरंगों को कहते हैं सर्वे ध्वनि तरंगे। अब इस प्रश्न की आप और व्याख्या देखिए। जो पहला ऑप्शन है उसमें दे रखा है 20 हर्ज से कम, तो 20 हर्ज से कम आवर्ती प्रास वाली जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनको नाम दिया जाता है अपसर्वे ध्वनि तरंगे। अपसर्वे, इन्हें मनुष्य सुन नहीं सकता। जबकि सी ऑप्शन में दे रखा है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, तो 20,000 हर्ज या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवर्ती प्रास वाली जो ध्वनि तरंगे होती हैं इनको नाम दिया जाता है प्रासर्वे ध्वनि तरंगे। इनको भी मनुष्य सुन नहीं सकता, मनुष्य केवल सर्वे ध्वनि तरंगों को ही सुन सकता है।
तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवर्ती प्रास कितनी होती है, तो आप बताओगे 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। आपसे पूछा जाए कि सर्वे ध्वनि तरंगों की आवर्ती प्रास कितनी होती है, तो आप बताओगे 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज। और आपसे पूछा जाए कि अपसर्व्य ध्वनि तरंगों की आवर्ती प्रास क्या होती है, तब आप बताओगे 20 हर्ट्ज से कम। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। चमगादड़ अपने शिकार का पता किन ध्वनि तरंगों के उपयोग से लगाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप सभी को पता होगा पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का ये उपयोग करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन तीनों की मैंने जानकारी आपको अभी दे दी है। एक बिंदु और ध्यान में वो रखिएगा कि जो अवरक्त तरंगे होती हैं इनका प्रयोग किस में होता है, तो टीवी रिमोट कंट्रोल में होता है। ध्वनि वाले जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, इससे संबंधित और जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। पहला बिंदु है कि जो ध्वनि की चाल होती है निर्वात में, जो वेग होता है वो कितना होता है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरा बिंदु है कि सामान्य मनुष्य के लिए जो उपयुक्त ध्वनि की प्रबलता होती है वो 60 डेसिबल होती है। इसके अलावा अपन बात करें तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है, फिर इससे कम द्रव में होती है, फिर इससे कम गैस में होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। किसी वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाने पर उस वस्तु पर आवेश की प्रकृति क्या होगी। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऋणात्मक, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक, तीसरा ऑप्शन है उदासीन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो उस वस्तु पर धनावेश आ जाता है, तथा अगर किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो उस पर ऋणावेश आ जाता है। अब इस प्रश्न को एक और तरीके से आपसे पूछा जा सकता था। यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे कि इस वस्तु पर जो आवेश की मात्रा है वो कितनी होगी, उसका मान आपसे ज्ञात करवाया जा सकता है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ये फॉर्मूला किसने दिया था, मिलिकन ने दिया था। इन्होंने तेल बूंद प्रयोग किया था तथा बताया था कि किसी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होती है वो Q बराबर प्लस माइनस एन ई द्वारा दी जाती है। एन होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q होता है वस्तु पर आवेश की मात्रा, E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो कि कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो इसके माध्यम से आप Q का मान निकाल सकते हो। तो Q बराबर एन ई अपने को निकालना है। यहाँ पर आवेश की मात्रा पूछेगा तो Q की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। इनका मान दे रखा है 3, E की वैल्यू क्या होती है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। आवेश की प्रकृति क्या होगी, तो धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से वस्तु से निकाले जा रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। किसी वस्तु पर आवेश का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा Q बराबर एन ई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, Q बराबर एन ई किसी वस्तु पर आवेश का मान होता है। प्लस कब लेते हैं, जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। माइनस चिन्ह कब लेते हैं, जब वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। यह आपने पढ़ा होगा अच्छे से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। ओम के नियम का गणितीय रूप है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो ओम का नियम क्या होता है, V प्रोपोर्शनल I। यहां से क्या आ जाता है अपने पास, V बराबर RI आ जाता है। तो V बराबर RI। तो कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, V बराबर RI। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा होगी। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, दूसरा ऑप्शन है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, तीसरा ऑप्शन है ऋण विभव से धन विभव की ओर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है किसी विद्युत परिपथ में जो धारा की दिशा होती है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। बैटरी के प्लस सिरे से
माइनस रे की ओर, अथवा अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन किधर गति करते हैं? माइनस से प्लस की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध हो जाता है। पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है घटता है, तीसरा ऑप्शन है समान रहता है, चौथा ऑप्शन है पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो काफी अच्छा ये प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध घटता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 जूल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कैसे आया 30 जूल? तो 10 को जैसे ही अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? अपने पास विभवांतर होता है वी ए माइनस वी वी बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश। तो कार्य निकालना है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर विभवांतर कितना दे रखा है? 10 वोल्ट दे रखा है, तथा आवेश कितना दे रखा है? 3 कूलाम दे रखा है। तो 10 गुणा 3 यानी कि 30 जूल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। 3, 4 व 5 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? तो आप सभी को पता है आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 देश जितने भी अपन प्रतिरोध ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, तो 12 ओम आपका यहाँ पर उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। एक 2000 वाट के विद्युत बल्ब को 30 मिनट तक जलाने पर वे विद्युत ऊर्जा की मात्रा होगी। तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसको कैसे निकालोगे? तो आपने शक्ति वाला टॉपिक पढ़ा होगा। P बराबर अपने पास क्या होता है? W/T होता है। क्या निकालना है अपने को? W निकालना है। किया गया कार्य ही क्या है? विद्युत ऊर्जा है। तो W बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू टी हो जाएगा। P की वैल्यू दे रखी है 2000 वाट, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 2000 वाट। T की वैल्यू दे रखी है 30 मिनट। अब जो उत्तर दे रखा है वो यूनिट में दे रखा है, तो यूनिट में कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है 1 यूनिट बराबर क्या होता है? किलो वाट हावर। तो यहाँ पर 2000 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 किलो लिख सकते हैं, तथा 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं अपन? आधा घंटा लिख सकते हैं, हाफ आवर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 किलो वाट मल्टीप्लाई 1/2 हावर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया? किलो वाट हावर। कितना आ जाएगा आगे? 1 आ जाएगा। तो 1 यूनिट यहाँ पर उत्तर निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस गति नियम पर आधारित है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जड़त्व नियम, दूसरा ऑप्शन है संवेग नियम, तीसरा ऑप्शन है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, चौथा ऑप्शन है सभी पर आधारित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। जो न्यूटन का तृतीय नियम है, इसी पर आधारित होता है रॉकेट का प्रक्षेपण। यहाँ पर इस नोट को देखिए, रॉकेट का ऊपर उठना एक वी में गति का उदाहरण है। गति वाला टॉपिक भी आपके सिलेबस में दिया गया है। तो 3 प्रकार की गतियां होती हैं, एक वी में गति, द्विवी में गति, त्रिवी में गति। इसके अलावा और भी अन्य गतियां अपन पढ़ते हैं, आवर्ती गति, दोलनी गति। तीन सब के बारे में आपने अच्छे से अध्ययन किया होगा। मैं एक बार इनको रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली है एक वी में गति। तो एक वी में गति की परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि समय के सापेक्ष बदलते आकाश में वस्तु की गति केवल एक निर्देशांक को ही प्रदर्शित करे तो ऐसी गति एक वी में गति कहलाती है। इसे सरल रेखीय गति भी कहते हैं। इसके उदाहरण पूछे जाते हैं जनरली एग्जाम में। तो कण की सरल रेखा में गति, सीधी सड़क पर किसी व्यक्ति की गति, मुक्त रूप से गुरुत्व के अंतर्गत गिरती वस्तु की गति, रॉकेट का ऊपर उठना, ये सभी एक वी में अथवा जिसे अपन कहते हैं सरल रेखीय गति का उदाहरण है। दूसरा जो टाइप है वह है दोस्तों द्विविमीय गति, जिसे बोलते हैं 2 डायमेंशन मोशन यानी कि 2D।
इसे प्रक्षेपीय गति भी कहते हैं। वस्तु की ऐसी गति जो समय के सापेक्ष बदलते आकाश में दो निर्देशांकों को प्रदर्शित करती है, तो ऐसी गति क्या कहलाती है? द्विविमीय गति कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है ऊर्ध्वाधर तल में क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकी गई वस्तु की गति, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। इसके अलावा किसी खिलाड़ी द्वारा क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकी गई गेंद की गति। अब यहां से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है कि क्षैतिज से किसी वस्तु को कितने कोण पर फेंका जाए कि वो अधिकतम दूरी तय करे। तो ध्यान में रखिएगा 45 डिग्री के कोण पर अगर आप किसी वस्तु को फेंकते हो तो अधिकतम मैक्सिमम दूरी तय कर वापस धरातल पर आएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो पथ बनेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक्स निर्देशांक हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। एक विमीय गति में क्या होता है, जो वस्तु की गति होती है वो एक ही निर्देशांक को प्रदर्शित करती है। द्विविमीय गति में दो निर्देशांकों को ये प्रदर्शित करेगी। तो इसमें इस प्रकार से किसी कोण पर किसी वस्तु को फेंका जाता है, जैसे कि मान लीजिए थीटा कोण पर फेंक रहे हैं, वो गुरुत्व बल के अधीन गति करती हुई वापस धरातल पर आ जाती है। तो ये जो पथ होता है, ये कौन सा पथ होता है? तो परवलयाकार पथ होता है। तो परवलयाकार पथ पर वस्तु गति करती हुई वापस धरातल पर आ जाती है। तीसरी गति है त्रिविमीय गति। तो ऐसी गति जिसमें वस्तु तीनों निर्देशांकों को प्रदर्शित करे, अर्थात समय के साथ जो निर्देशांक चेंज होंगे वो तीनों निर्देशांक चेंज होंगे। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो पक्षी की आकाश में गति। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला कथन है समान वेग से ऊपर जाती हुई लिफ्ट में रखी वस्तु का भार अपरिवर्तित रहता है। दूसरा कथन है स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर आती लिफ्ट में रखी वस्तु का भार शून्य होता है। तीसरा कथन है समान त्वरण से नीचे आती हुई लिफ्ट में रखी वस्तु का भार घटता है। तो यहाँ पर पूछा गया है सही कथन है, तो तीनों ही कथन यहाँ पर क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपने गुरुत्वाकर्षण वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा। ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है और यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गुरुत्वाकर्षण बल होता है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो चंद्रमा पर पृथ्वी के अपेक्षा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कितना होता है? 1/6 गुना होता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 60 किलोग्राम है, यदि इस व्यक्ति को उठाकर कहाँ ले जाया जाए? चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर इस व्यक्ति का भार कितना रह जाएगा? तो इसको आप 1/6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 से 6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 10 kg निकल कर आ जाएगा। यानी कि चंद्रमा पर उसका जो भार रहेगा वो 10 kg रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो आप सभी को पता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, उनको आप रिवाइज कर लीजिए कि जो जी का मान होता है ये सबसे कम अथवा न्यूनतम भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, पर होता है, जबकि जी का मान जो मैक्सिमम होता है वो ध्रुवों पर होता है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी के केंद्र पर जो जी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? तो 0 होती है। ये 3 फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 17 है आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर हो तो वह वस्तु उस द्रव में, पहला ऑप्शन है तैरेगी, दूसरा ऑप्शन है डूब जाएगी, तीसरा ऑप्शन है आंशिक डूबकर तैरेगी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपने ये सिद्धांत पढ़ा होगा, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आंशिक डूबकर तैरेगी। अब मैं आपको ये सिद्धांत रिवाइज करवा देता हूँ। ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो द्रव का घनत्व है उसका मान अगर वस्तु के घनत्व से अधिक है तो वस्तु तैरेगी। यदि द्रव के घनत्व का मान वस्तु के घनत्व के मान से कम है तो वस्तु डूब जाएगी। अगर इन दोनों का मान बराबर है तो वस्तु आंशिक रूप से डूबकर तैरेगी। तो 3 बिंदु हैं,
आर्किमिडीज के सिद्धांत के। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 है, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है कहलाता है। तो ये बल क्या कहलाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गुरुत्व बल, दूसरा ऑप्शन है उत्प्लावन बल, तीसरा ऑप्शन है क्रिया बल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्लावन बल। ये भी आपके टॉपिक सिलेबस में है। तो उत्प्लावन बल अथवा इसे उछाल बल भी कहते हैं। उछाल बल, जब क्वेश्चन घुमा के दिया जाता है तो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर और भी व्याख्या है किस प्रकार से है कि वस्तु द्वारा विस्थापित जो द्रव का भार है, अगर वो वस्तु के भार से अधिक है तो वस्तु तैरेगी, जबकि वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार वस्तु के भार से कम है तो वस्तु डूब जाएगी, तथा वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार वस्तु के भार के बराबर है तो वस्तु आंशिक डूबकर तैरेगी। ये तीन बिंदु यहाँ पर दिए जाते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है एफ बी बराबर रो जी वी। यहाँ पर जी गुरुत्वीय त्वरण है, वी द्रव का आयतन है और रो घनत्व है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, ध्वनि का वेग किसमें सर्वाधिक होता है? तो आपको पता है टॉस में होता है। इस प्रश्न को जनरली ऐसे नहीं पूछकर घुमा के पूछा जाता है। वो चार आपको उदाहरण दे देगा और पूछेगा कि किनमें या किसमें ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा। चार उदाहरण, जैसे कि एक उदाहरण दे दिया इस्पात, दूसरा उदाहरण दे दिया जल, तीसरा उदाहरण दे दिया निर्वात, चौथा उदाहरण दे दिया गैस। तो किसमें होगा? सबसे ज्यादा इस्पात में होगा। इस्पात क्या है? यहाँ पर टॉस है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, प्रतिरोधों के किस संयोजन में परिपथ में प्रवाहित धारा का मान सभी बिंदुओं पर समान रहता है? तो काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ है तथा यह प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। अधिकतर क्वेश्चन में वही ऐड करता हूं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। तो आपने इसके संबंध में अच्छे से अध्ययन किया होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी क्रम संयोजन। जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है इसमें जो आई होता है ये प्रत्येक बिंदु पर सेम होता है, जबकि वी प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होता है। इस प्रकार से आज की ये कक्षा थी जो कि व्याख्या सहित कक्षा थी। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ मैंने अन्य क्वेश्चन भी आपको कवर करवाए हैं। इस प्रकार से काफी अच्छा ये कक्षा आपके लिए साबित होगी। आशा करता हूँ आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। तो आप इस कक्षा की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा तथा जो पिछले वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं उनको आप जरूर देखिएगा। एनसीईआरटी बेस्ड ही मैंने सभी क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।